जरा दुनिया की कुछ सबसे विशाल और अविस्मयकारी प्राकृतिक संरचनाओं के बारे में सोचिए, जैसे अमेरिका का ग्रैंड कैन्यन। बिल्कुल। ये इतना विशाल है, इतना गहरा है कि मतलब इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। सही कहा। और जब कोई इस तरह की विशाल घाटी को देखता है तो अंतः दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि शायद कोई बहुत बड़ा भूकंप आया होगा। हाँ, या धरती रातों रात दो हिस्सों में फट गई होगी। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे किसी भयानक और अचानक हुई घटना ने इसे बनाया होगा। मैं तो अक्सर यही सोच रही थी। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सोच है। मतलब इंसानी दिमाग चीजों को उसी तरह से समझता है जैसे वो खुद काम करता है। मतलब तेज और तुरंत। हाँ, तेज और तुरंत। हमें लगता है कि इतने बड़े बदलाव के लिए कोई बहुत बड़ी और अचानक होने वाली विनाशकारी शक्ति ही जिम्मेदार हो सकती है। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं, क्योंकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है और कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। ग्रैंड कैनियन हो या हमारे आसपास के ऊंचे पहाड़ या गहरी घाटियां, ये किसी रातों रात हुए धमाके का नतीजा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी शक्ति द्वारा बनाए गए हैं जो बिल्कुल अदृश्य लगती है, बहुत शांत है, लेकिन दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। और वो शक्ति है समय और बहते हुए पानी की कुछ बूंदें। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा का हमारा मुख्य विषय यही है। हम इस बात की गहराई में जाने वाले हैं कि कैसे हमारे पैरों के नीचे की जमीन, जिसे हम बिल्कुल स्थिर मानते हैं, असल में लगातार बदल रही है। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है। हम बहते हुए जल मतलब नदियों की उस यात्रा को समझेंगे जो पहाड़ों को चीरकर मैदानों का निर्माण करती है। भूगोल के किसी भी जिज्ञासु विद्यार्थी के लिए ये समझना बहुत दिलचस्प है कि नक्शे पर दिखने वाली वो नीली लकीर असल में एक जीता जागता औजार है जो पूरी पृथ्वी की शक्ल बदल रहा है। और इस चर्चा में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि हम समय को किस नजरिए से देखते हैं। जब हम पृथ्वी की सतह के आकार लेने की बात करते हैं तो हम 10-20 साल या एक सदी की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम कितने समय की बात कर रहे हैं? हम लाखों सालों के उस भूवैज्ञानिक समय की बात कर रहे हैं। जियोलॉजिकल टाइम। हाँ, जियोलॉजिकल टाइम, जहां पानी की एक पतली सी धार एक ठोस पहाड़ को भी रेत में बदल सकती है। अरे वाह! तो इस अद्भुत यात्रा को शुरू करने से पहले जमीन की बनावट से जुड़े दो बहुत ही बुनियादी शब्दों को स्पष्ट कर लेना अच्छा रहेगा। हाँ, बुनियादी बातें साफ होनी चाहिए। एक है भू आकृति, जिसे अंग्रेजी में लैंडफॉर्म कहते हैं, और दूसरा है भूदृश्य यानी लैंडस्केप। अगर इसे रोजमर्रा की भाषा में समझें तो मान लीजिए कोई खिड़की से बाहर देख रहा है। वहां दिखने वाली एक अकेली पहाड़ी या एक छोटी सी घाटी एक भू आकृति है। बिल्कुल, ये पृथ्वी की सतह का एक छोटा या मध्यम आकार का हिस्सा है। लेकिन जब वैसी कई पहाड़ियां, घाटियां और मैदान एक साथ मिल जाते हैं और एक पूरा नजारा बनाते हैं तो उस पूरे विस्तृत इलाके को भूदृश्य या लैंडस्केप कहा जाता है। यह बहुत ही सटीक परिभाषा है। हर भू आकृति की अपनी एक पहचान होती है। उसका एक खास आकार होता है, एक आकृति होती है, और वो किसी खास तरह के पदार्थ या मिट्टी पत्थर से बनी होती है। और मजेदार बात यह है कि ये आकृतियां हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी आज दिख रही हैं, बदलती रहती हैं। हाँ, इनके बनने और बिगड़ने के पीछे दो लगातार चलने वाली प्रक्रियाएं काम करती हैं। और वे दो प्रक्रियाएं हैं अपरदन यानी इरोजन और निक्षेपण यानी डिपोजिशन। बिल्कुल सही। अब तक हम अपरदन को अक्सर एक मूर्तिकार की तरह सोचते आए हैं जो अपनी छेनी से पत्थर तराशता है। ये एक अच्छी उपमा है। लेकिन अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझें तो ये और भी रोचक हो जाता है। बहता हुआ पानी अकेले चट्टान को नहीं काटता है ना। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है अपरदन का असली तरीका। पानी जब बहता है तो वो अपने साथ छोटे छोटे कंकड़, पत्थर और रेत के कण बहा कर लाता है। अच्छा? ये पत्थर और रेत के कण उस बहते हुए पानी के लिए रेगमाल या सैंडपेपर का काम करते हैं। ओहो, मतलब पानी खुद नहीं काट रहा, वो पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। जब तेज बहता पानी इन पत्थरों को नदी के तल और किनारों पर जोर जोर से मारता है तो घर्षण पैदा होता है। इसी घर्षण से ठोस चट्टानें घिसती हैं और टूटती हैं। इसी घिसने और कटने की प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं। और फिर आता है निक्षेपण। ये कोई अलग से होने वाला जादू नहीं है। अपरदन में जो चट्टानें टूटकर रेत और मिट्टी बनी, बहता हुआ पानी उन्हें अपने साथ आगे ले जाता है। सही कहा। लेकिन पानी हमेशा तो एक जैसी गति से नहीं बह सकता। जहां उसकी गति धीमी पड़ती है वो उस मलबे को छोड़ना शुरू कर देता है। हाँ, उसी जमाव को निक्षेपण कहते हैं।
यानी एक जगह का विनाश दूसरी जगह के निर्माण का कारण बनता है। और ये दोनों प्रक्रियाएं इतनी खामोशी से और इतनी धीमी गति से होती हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में इसका पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी कैमरे को लाखों सालों के लिए टाइम लैप्स पर लगा दिया जाए तो पहाड़ बर्फ की तरह पिघलते हुए दिखाई देंगे। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली कल्पना है। खैर, पृथ्वी की सतह कैसे कटती और बनती है, ये समझने के बाद अब हम अपनी कहानी के मुख्य नायक की बात करते हैं। प्रवाहित जल। हाँ, यानी नदियां। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि भूविज्ञान में एक नदी का व्यवहार बिल्कुल एक इंसान के जीवन चक्र की तरह बताया गया है। एक नदी की भी युवावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है और वृद्धावस्था होती है। यूथ, मैच्योर और ओल्ड एज स्टेज। बिल्कुल। और हर अवस्था में उसका मिजाज बिल्कुल अलग होता है। ये तुलना सिर्फ समझने के लिए नहीं है, बल्कि ये भौतिकी और ऊर्जा के सिद्धांतों पर पूरी तरह खरी उतरती है। अच्छा? हाँ, नदी का व्यवहार पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पास कितनी ढलान है और कितनी ऊर्जा है। तो चलिए नदी की युवावस्था को देखते हैं। कोई भी नदी जब पहाड़ों से, ऊंचाइयों से निकलती है तो वो अपनी युवावस्था में होती है। ढलान इतनी तीखी होती है कि गुरुत्वाकर्षण पानी को पूरी ताकत से नीचे खींचता है। और इसी वजह से इस अवस्था में नदी किनारों पर नहीं फैलती, बल्कि वो सीधे नीचे की ओर कटाई करती है, जिसे अंग्रेजी में डाउन कटिंग कहते हैं। हाँ, लंबवत कटाई। इसी वजह से पहाड़ों में नदियां गहरी और वी आकार की घाटियां बनाती हैं। वी आकार की मतलब अंग्रेजी के अक्षर वी जैसी। बिल्कुल। और इस वी आकार के बनने का भी एक कारण है। क्या कारण है? नदी का तेज पानी घाटी के तल को तो बहुत तेजी से काटता है, लेकिन किनारों की चट्टानें मौसम और बारिश के कारण धीरे धीरे टूटकर नीचे गिरती हैं। अच्छा, तो तल संकरा होता है और ऊपर से घाटी चौड़ी होती जाती है। सही समझे। इस युवा अवस्था में नदी के रास्ते में कोई समतल मैदान नहीं होता। हाँ, वहाँ बस शोर होता है, तेज बहाव, बड़े बड़े पत्थरों से टकराता पानी, शिप्रिकाएं जिन्हें रैपिड्स कहते हैं, और ऊंचे जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स। हाँ। बिल्कुल, एक ऐसी विद्रोही युवा की तरह जो अपनी पूरी ताकत से हर रुकावट को चीर देना चाहता है और अंत से भविष्य की कोई चिंता नहीं है। लेकिन हर युवावस्था के बाद ठहराव आता है। जब नदी पहाड़ों की खड़ी ढलानों को छोड़कर मैदानी या कम ढलान वाले इलाकों में प्रवेश करती है तो वो अपनी प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाती है, मैच्योर स्टेज। और यहाँ उसका मिजाज बदल जाता है। अब तक कई छोटी छोटी सहायक नदियां आके मुख्य नदी में मिल चुकी होती हैं, इसलिए पानी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन ढलान कम हो गई है। तो अब जो नदी पहले पागलों की तरह नीचे की ओर कटाई कर रही थी, वो शांत होने लगती है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो यहाँ नदी की ऊर्जा की दिशा बदल गई है, क्योंकि अब ढलान कम है तो पानी तेजी से नीचे नहीं जा सकता। तो फिर पानी की ऊर्जा कहाँ जाती है? पानी अब अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किनारों को काटने में करता है। अच्छा। इसे पार्श्व अपरदन या क्षैतिज कटाई कहते हैं, लैटरल एरोजन। नदी घाटी को और गहरा करने के बजाय उसे चौड़ा करने लगती है। और इसी चौड़ाई के बढ़ने से विस्तृत बाढ़ के मैदान बनने शुरू होते हैं। नदी अब एक सीधी रेखा में भागने के बजाय मुड़ मुड़कर बल खाती हुई चलने लगती है। हाँ, इन्हीं घुमावों को नदी विसर्प या मियांडर्स कहा जाता है। अब पीछे पहाड़ों में छूट चुके वे शोर मचाने वाले झरने और जलप्रपात गायब हो जाते हैं। नदी एक जिम्मेदार प्रौढ़ की तरह अपने साथ बहुत सारा पानी और मलबा लेकर आराम से आगे बढ़ती है। और इसके बाद अंत में आती है नदी की वृद्धावस्था, ओल्ड एज। ये वो समय है जब नदी लगभग समुद्र के पास पहुंच चुकी होती है। यहाँ ढाल एकदम मंद यानी बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। इस अवस्था में नदी बहुत थक चुकी होती है। ढलान न होने के कारण उसकी गति इतनी धीमी हो जाती है कि वो अपने साथ पहाड़ों से लाए गए भारी मलबे, रेत और पत्थरों का बोझ अब और नहीं उठा सकती। तो कटाई का काम लगभग बंद हो जाता है। हाँ, और सिर्फ निक्षेपण यानी जमाव का काम होता है। नदी अपने ही लाए हुए मलबे को अपने रास्तों में और किनारों पर छोड़ने लगती है। इसी से प्राकृतिक तटबंध बनते हैं। कई बार नदी इतने घुमाव ले लेती है कि उसका लूप कटकर एक अलग झील बन जाता है, जिसे गोखुर झील या ऑक्सबो लेक कहते हैं। ये ऊर्जा के क्षय का सबसे सुंदर उदाहरण है। युवावस्था की वो आक्रामक ऊर्जा, प्रौढ़ावस्था का विस्तार और अंत में वृद्धावस्था का धीमापन और समर्पण। बिल्कुल, ये एक नदी की पूरी जीवन यात्रा है। ये यात्रा सच में किसी महाकाव्य जैसी है। लेकिन जरा उस युवा अवस्था की ओर वापस लौटते हैं, जहां नदी अपनी पूरी ताकत से पहाड़ों को चीर रही थी।
क्योंकि वहां सबसे दिलचस्प आकृतियां बनती हैं। हाँ, उस तेज कटाई के दौरान नदियां कुछ ऐसी विशाल आकृतियां बनाती हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं। अक्सर भूविज्ञान में दो भारी भरकम शब्दों का जिक्र आता है, गॉर्ज और कैनियन। हाँ, गॉर्ज और कैनियन। हमने अक्सर इन शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते देखा है, लेकिन इनमें बहुत दिलचस्प अंतर है। बिल्कुल, ये दोनों ही बहुत गहरी खड़ी ढाल वाली घाटियां होती हैं जो नदी की युवावस्था के दौरान तेज नीचे की कटाई से बनती हैं, डाउन कटिंग से। हाँ, लेकिन इनकी बनावट और इनके बनने के पीछे की चट्टानें बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे गॉर्ज की बात करें, ये एक गहरी और बहुत ही संकरी घाटी होती है। इसके दोनों किनारे बहुत तीखे ढाल वाले, लगभग एकदम सीधे खड़े होते हैं, वर्टिकल। हाँ, कोई अगर गॉर्ज के तल में खड़ा होकर ऊपर देखे तो उसे आसमान की बस एक पतली सी लकीर दिखाई देगी। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसकी चौड़ाई ऊपर और नीचे दोनों जगह लगभग एक समान होती है। भारत में तमिलनाडु के होगेनक्कल के पास कावेरी नदी की घाटी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और दूसरी तरफ कैनियन होता है। हाँ, कैनियन के किनारे भी खड़े ढाल वाले होते हैं, लेकिन गॉर्ज की तरह नीचे से ऊपर तक एक समान चौड़ाई वाले नहीं होते। कैनियन तल की तुलना में ऊपरी भाग में अधिक चौड़ा होता है, मतलब ऊपर से चौड़ा और नीचे से संकरा। बिल्कुल। इसके किनारे अक्सर सीढ़ी नुमा आकार के होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रैंड कैनियन इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। रुको एक मिनट, यहाँ मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है। क्या? अगर पानी वही है, ढलान वही है और नीचे की ओर कटाई का तरीका भी वही है, तो प्रकृति इन घाटियों के आकार में ये भेदभाव क्यों करती है? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब कहीं सीधी दीवारें बन रही हैं तो कहीं सीढ़ियां बन रही हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब पानी में नहीं बल्कि उस कैनवस में छुपा है जिस पे पानी काम कर रहा है। कैनवस? मेरा मतलब है चट्टान की अपनी संरचना, रॉक स्ट्रक्चर। गॉर्ज अक्सर उन इलाकों में बनते हैं जहां बहुत ही कठोर और ठोस चट्टानें होती हैं, जैसे आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स। अच्छा, ये चट्टानें एक सिंगल मजबूत ब्लॉक की तरह होती हैं। जब पानी इनमें कटाई करता है तो किनारे आसानी से ढहते नहीं हैं। पानी बस एक सीधी रेखा में नीचे की तरफ काटता चला जाता है और दीवारें एकदम सीधी खड़ी रहती हैं। ओहो, तो पानी का काम एक आरी की तरह होता है जो लकड़ी के एक ठोस टुकड़े को सीधे काटती है। बिल्कुल सही। और कैनियन के मामले में क्या होता है? एक किसी किताब के पन्ने या एक के ऊपर एक रखी हुई अलग अलग तरह की ईंटें। हाँ, इनमें कुछ परतें कठोर होती हैं और कुछ बहुत कमजोर। जब नदी इस परतदार चट्टान को गहराई में काटती है तो जो कमजोर परतें होती हैं वे मौसम की मार से या हवा से आसानी से टूटकर किनारों से गिरने लगती हैं। अच्छा। जबकि कठोर परतें अपनी जगह टिकी रहती हैं। इसी अलग अलग तरह के कटाव और कमजोर परतों के ढहने की वजह से कैनियन का ऊपरी हिस्सा चौड़ा हो जाता है और किनारे सीढ़ी नुमा बन जाते हैं। ये तो सच में दिमाग को झकझोर देने वाली बात है ना? मतलब नदी भले ही कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन अंत में चट्टान की अपनी प्रकृति ही यह तय करती है कि वो किस आकार में तराशी जाएगी। ये बहुत ही शानदार है। बिल्कुल, प्रकृति का अपना एक अलग विज्ञान है। हाँ, मैदानी आकृतियां। यहाँ दो बहुत ही अहम चीजों का जिक्र आता है, नदी वेदिकाएं जिन्हें रिवर टेरेसेस कहते हैं और विसर्प यानी मिएंडर्स। ये दोनों ही आकृतियां हमें मैदानी इलाकों में नदी के इतिहास, उसके स्वभाव को समझने में बहुत मदद करती हैं। तो नदी वेदिकाएं आखिर हैं क्या? ऐसा बताया जाता है कि ये शुरुआती बाढ़ के मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के निशान हैं। ये नदी के दोनों ओर समान ऊंचाई पर हो सकती हैं, जिन्हें युग्म वेदिकाएं कहते हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? आप इसे कैसे देखती हैं? अगर मैं इसे थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करूं, तो क्या हम नदी वेदिकाओं की तुलना किसी पेड़ के तने पर बने उन छल्लों से कर सकते हैं जो पेड़ की उम्र बताते हैं? या फिर एक बहुत चौड़ी सीढ़ी से जो हमें दिखा रही है कि सदियों पहले इस नदी का पानी कितनी ऊंचाई पर बहता था? ये पेड़ के छल्लों वाली उपमा बहुत ही सटीक है। नदी वेदिकाएं वास्तव में अतीत के जलस्तर की गवाह हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही आम और बड़ा भ्रम होता है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। कैसा भ्रम? जब कोई नदी के किनारों पर इन सीढ़ीनुमा चबूतरों या वेदिकाओं को देखता है तो सबसे पहला विचार यही आता है कि नदी ने बाढ़ के दौरान यहाँ मिट्टी लाकर जमा की होगी। हाँ। और धीरे धीरे ये चबूतरा बन गया होगा। यानी लोगों को लगता है कि ये निक्षेपण से बना है। हाँ बिल्कुल, मैदानी इलाके हैं तो दिमाग यही सोचेगा कि नदी ने मलबा फैलाया होगा और उससे ये ढांचा तैयार हो गया। मैं भी यही सोच रही थी। लेकिन भूविज्ञान स्पष्ट रूप से बताता है कि नदी वेदिकाएं निक्षेपण का नहीं बल्कि अपर्दन का परिणाम है। क्या?
जी हाँ, ये अपरदित स्थल रूप हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स। ये कैसे हो सकता है? जमावनी, कटाव? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक नदी अपने चौड़े बाढ़ के मैदान में आराम से बह रही है। अचानक जलवायु में कोई बड़ा बदलाव आता है या समुद्र का स्तर नीचे गिर जाता है। या फिर जमीन के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण वो पूरी जमीन ही थोड़ी ऊपर उठ जाती है। अच्छा, तो ढलान बदल जाएगा? बिल्कुल। इससे नदी का ढलान अचानक फिर से बढ़ जाता है। नदी को एक नई ऊर्जा मिल जाती है, जिसे रेज्यूमिनेशन कहते हैं। मतलब वो फिर से जवान हो जाती है? हाँ, अब वो अपने ही पुराने बाढ़ के मैदान में तेजी से नीचे की ओर कटाई करने लगती है, वर्टिकल इरोजन। ओहो। इस नई कटाई के बाद जो पुराने मैदान के किनारे थे, वो ऊंचे चबूतरे के रूप में बच जाते हैं। वही वेदिकाएं कहलाती हैं। तो ये मिट्टी के जमाव होने से नहीं, बल्कि जमीन के कटकर नीचे धंसने से बनी है। बिल्कुल सही। वाह, ये तो बिल्कुल नजरिया ही बदल देने वाली बात है। जो चीज देखने में जमाव लग रही है, वो असल में कटाव का नतीजा है। भूविज्ञान ऐसे ही आश्चर्यों से भरा है। और फिर बात आती है नदी विसर्प यानी मीएंडर्स की, जो नदी के उन घुमावों को कहते हैं जब वो सांप की तरह बल खाती है। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि विसर्प कोई स्थल रूप या भौतिक चीज नहीं है जिसे छुआ जा सके। ये एक चैनल प्रारूप है, यानी नदी के बहने का एक तरीका या स्टाइल। बिल्कुल। जब मंद ढलान पर पानी बहता है तो उसके पास नीचे काटने की ऊर्जा नहीं होती। जरा सी भी रुकावट आने पर पानी किनारों की तरफ टकराता है और क्षैतिज कटाई करने लगता है। पानी एक किनारे को काटता है और दूसरे किनारे पर मिट्टी जमा करता है, जिससे वो घुमावदार लूप बन जाता है। इसके अलावा भी पानी की कटाई से कुछ बहुत ही दिलचस्प आकृतियां बनती हैं, जैसे जलगर्तिका, जिन्हें पॉटहोल्स कहते हैं। हाँ, पहाड़ों में ये बहुत आम है। ये तब बनते हैं जब नदी के तल में कोई छोटा सा गड्ढा होता है और पानी के बहाव के साथ छोटे छोटे पत्थर उस गड्ढे में गोल गोल घूमने लगते हैं। वो पत्थर एक ड्रिलिंग मशीन की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। और उस छोटे गड्ढे को एक गहरे बेलनाकार बर्तन में बदल देते हैं। इसी तरह जलप्रपातों या झरनों के बिल्कुल नीचे जहां पानी जोर से गिरता है, वहां विशाल और गहरे गड्ढे बन जाते हैं, जिन्हें अवनमित कुंड या प्लंज पूल्स कहते हैं। सही कहा। और जब पहाड़ से उतरते ही नदी अचानक मैदान में आती है, तो वो अपना सारा मलबा एक पंखे के आकार में फैला देती है, जिसे जलोढ़ पंख या अलूवियल फैंस कहा जाता है। ये सभी छोटी बड़ी आकृतियां इस बात का सबूत है कि नदी का पानी कभी खाली हाथ नहीं बैठता। चाहे वो पहाड़ों में हो या मैदानों में, तेज हो या धीमा, वो हर पल हर सेकंड पृथ्वी की सतह को आकार दे रहा होता है। आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो शीशे की तरह साफ हो गई है। हमारे आसपास का जो भूगोल है, जिसे हम स्थिर और अचल मानते हैं, वो बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक निरंतर चलने वाली जीवित प्रक्रिया है। प्रवाहित जल लगातार बिना थके पुरानी भू आकृतियों को नष्ट कर रहा है और नई आकृतियों का निर्माण कर रहा है। गॉज की गहरी खाइयां, कैनियन की शानदार सीढ़ियां, नदी वेदिकाओं के ऐतिहासिक चबूतरे और विसर्प के घुमाव, ये सभी इस लाखों साल लंबे नाटक के अलग अलग दृश्य हैं। और भूगोल का अध्ययन हमें यही दृष्टि देता है। ये हमें सिखाता है कि हम समय के उस अदृश्य काम को देख सकें। सही बात है। जो पहाड़ आज हमें अजय लग रहा है, वो कल का मैदान है। बिल्कुल। और इस चर्चा को समेटते हुए एक ऐसा विचार सामने आता है जो इस पूरी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया को आज के हमारे आधुनिक जीवन से जोड़ देता है। वो कैसे? हमने बात की कि कैसे वृद्धावस्था में नदियां शांत हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं और मैदानों में आराम से बहती हैं। हाँ। दुनिया के ज्यादातर बड़े शहर इन्हीं शांत वृद्ध नदियों के किनारे बसे हैं। सही बात है। लेकिन जरा सोचिए, अगर जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज के कारण मौसम के मिजाज में बहुत ज्यादा भयानक बदलाव आ जाए, ग्लेशियर अचानक तेजी से पिघलने लगे और बारिश के तरीके पूरी तरह बदल जाए। यह एक बहुत ही वास्तविक और गंभीर संभावना है जिस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि जो नदियां अभी अपनी वृद्धावस्था में हमारे शहरों और बस्तियों के बीच से एकदम शांति से बह रही हैं, अगर उनमें पानी का प्रवाह और ढलान की ऊर्जा अचानक से बहुत अधिक बढ़ जाए तो क्या होगा? बहुत ही डरावना विचार है। क्या वे रेजुवेनेट होकर फिर से अपनी आक्रामक युवावस्था में नहीं लौट आएंगी? क्या उस नई हिंसक ऊर्जा के साथ वे नदियां हमारी ही बनाए आधुनिक कंक्रीट के शहरों और पुलों को चीरकर एक नए कैनियन में तब्दील नहीं कर देंगी?
प्रकृति के पास किसी भी अवस्था को पलटने की ताकत है। बिल्कुल। प्रकृति के नियमों के आगे इंसान का निर्माण बहुत छोटा है। ये भूविज्ञान का एक ऐसा सबक है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए जब भी किसी विश्व के नक्शे को देखा जाता है तो ये याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ कागज पर छपी नीली और भूरी लकीरें नहीं है। वो एक रुकी हुई तस्वीर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही धीमी मूवी का एक दृश्य मात्र है, जहां एक अदृश्य शक्ति लगातार अपना काम कर रही है। बिल्कुल सही कहा। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और खोज की इस यात्रा में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।